गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। ठीक है ना। इसके अंदर जो आपका सब टॉपिक चल रहा था वो ये चल रहा था सुवाचन। और सुवाचन हमने बताया था कि अच्छी तरीके से किसी भी कंटेंट को पढ़ना वो क्या कहलाता है, सुवाचन कहलाता है। मतलब हमें कोई भी दोष नहीं आना चाहिए, उच्चारण से रिलेटेड भी अशुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, या आवाज़ जो है वो ज़्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये है कि सुवाचन का जो तात्पर्य था वो ये था अच्छी तरह से हम किस तरह रीड आउट करते हैं। तो सुवाचन के दो प्रकार के घटक बताए गए हैं। ठीक है, सुवाचन के जो घटक है वो दो प्रकार से बताए गए हैं। इनके योग से ही सुवाचन का जन्म, सुवाचन को जन्म मिलता है। किसके योग से? घटक के योग से। तो सुवाचन के दो प्रकार के सुवाचन के दो प्रकार के घटक हैं। ठीक है, पहला नंबर है आवाज की स्पष्टता। ठीक है, सुवाचन के दो प्रकार के घटक हमें देखने को मिलते हैं। पहला है आवाज की स्पष्टता। यदि विद्यार्थी की आवाज बहुत सारी, मतलब एक तरह से बहुत तेज होगी, प्रभावशाली होगी, एक तरह से माना जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज होगी, या फिर ये बोलो कि ये जरूरी नहीं है कि बालक अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन वो सही समय पर, मतलब सही रूप से नहीं पढ़ पा रहा, या तो बहुत तेज पढ़ रहा है, बहुत ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा है, या बहुत धीरे आवाज़ में पढ़ रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसके अंदर जो स्वरों का उच्चारण हो रहा है, जो स्वस्वर हो रहा है, वो दोषपूर्ण माना जाएगा। और जब स्वस्वर दोषपूर्ण माना जाता है तो सुवाचन के अंदर कठिनाई हमें देखने को मिलती है। मतलब पूरा का पूरा पॉइंट्स निकल के ये आ रहा है कि यदि कोई बालक कितना भी प्रतिभाशाली हो, यदि उसकी आवाज़ में स्पष्टता नहीं दिखाई देती तो ये माना जाता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, स्वस्वर, जो स्वस्वर हो रहा है वो क्या हो रहा है, दोषपूर्ण माना जा रहा है, और सुवाचन के अंदर भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। सुवाचन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। जहाँ पे स्वस्वर प्रक्रिया जो होती है, स्वस्वर अगर दोषपूर्ण माना जाता है वहाँ पे क्या होता है, सुवाचन की प्रक्रिया भी नहीं मानी जाती है। तो ये बोला गया है कि बहुत से, इसका क्या कारण हो सकता है कि बहुत से छात्र नाक के स्वर में, नाक के स्वर में वाचन करते हैं, या शब्दों को चबाकर, उच्चारण करते हैं, तो एक तो होता है कि बहुत से छात्र नाक के स्वर में वाचन करते हैं और शब्दों को चबाकर अगर उच्चारण कर रहे हैं तो वहां पे ये क्या माना जाएगा, स्वर दोषपूर्ण माना जाएगा, स्वर प्रक्रिया के दोष माने जाएंगे, स्वर प्रक्रिया के दोष माने जाएंगे। ठीक है, तो ये माना गया है कि जब कोई बालक कितना भी त्रिबुद्धि वाला क्यों ना हो, अगर उसके उच्चारण में स्पष्टता हमें दिखाई नहीं दे रही तो हम ये मानेंगे स्वर प्रक्रिया के अंदर ये दोष उत्पन्न होता है। और अगर स्वर प्रक्रिया के अंदर दोष उत्पन्न हो रहा है तो सुवाचन की प्रक्रिया निरर्थक मानी जाएगी, सुवाचन वहाँ पे नहीं मिलेगा अपन को। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि बहुत से छात्र नाक के स्वर में जब वाचन करते हैं तो स्वर प्रक्रिया का दोष मिलता है, और शब्दों को चबाकर उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे भी स्वर प्रक्रिया निरर्थक मानी जाती है, और जहाँ पे स्वर प्रक्रिया निरर्थक मानी जाएगी वहाँ पे सुवाचन प्रक्रिया नहीं होगी। अब इसके उपाय, अब इसके ऐसे करने से क्या माना जाएगा कि सबसे पहले शिक्षक को इस दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करना, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या माना जाएगा, शिक्षक को सदैव चिकित्सकीय
चिकित्सकीय सहायता एवं आवाज की स्पष्टता के लिए अभ्यास एवं अनुकरण का सहारा लेना चाहिए। देखो, बच्चों को अगर आवाज में स्पष्टता हमें दिखाई नहीं दे रही, मतलब स्पष्ट रूप से बच्चा नहीं बोल पा रहा, तो इसके अंदर सुवाचन प्रक्रिया नहीं मानी जाती, सुवाचन नहीं होता, क्योंकि सुवाचन मतलब होता है अच्छे से पढ़ना। तो इस दोष को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर इस तरह की बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि वो शब्दों को चबाकर बोल रहा है या उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो चिकित्सकीय सहायता के साथ साथ उनकी आवाज की स्पष्टता के लिए, मतलब बच्चों की आवाज खुले, तो उसके लिए बार बार उन्हें अभ्यास करवाना चाहिए, बार बार रीडिंग करवानी चाहिए, जोर जोर से बोलना सिखाना चाहिए, जिससे बच्चा क्या हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या माना जाए, एक तरह से उसको बोलना आना चाहिए। ठीक है। और अनुकरण, अभ्यास और अनुकरण का सहारा लेना चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके बाद उसी को रिपीट करना उसे आना चाहिए, बार बार रिपीटेशन कर। जैसे अब छोटा बच्चा होता है, तो बॉर्न हुआ हुआ बच्चा होता है, उसको हम क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ये बुलवाते हैं। तो बच्चा जब बार बार उस चीज को क्रिएट करता है, बार बार उस चीज को बोलेगा, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उस लैंग्वेज में सुधार तो आएगी, साथ में वो ज्यादा अपने कंठ से ज्यादा तेज आवाज निकालने की कोशिश करेगा, साफ आवाज निकालने की कोशिश करेगा। ये वहां पे भी आता है, दो जब छोटा बच्चा होता है और हम इनिशियली उसको नहीं टोकते, जिस तरह कई बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, अगर वो तुतलाकर बोल रहे हैं तो ये माना जाता है कि उसको उसी वक्त हैंड टू हैंड क्या करें, हम उसके प्रोनाउंसिएशन की क्लैरिटी लाए, उसको सही उच्चारण करना सिखाए। एक बार गलत बोलेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो अपने आप ही क्या करने लगेगा, अपने आप ही क्या सही बोलना शुरू करेगा। इसलिए बार बार बोला जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है, अब लैंग्वेज की बात आ रही है तो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए इस शब्द आवाज की स्पष्टता प्राथमिक से शुरू हो जानी चाहिए। तो बच्चों को हमें ज्यादा से ज्यादा रिपीट कराना चाहिए और बार बार एक ही वर्ड्स को हमें दोहराना चाहिए। जैसे हम बच्चों को कोई कविता पढ़ाते हैं, तो कविता के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है, बच्चों को बार बार उसका अभ्यास करवाएंगे। और जब बार बार अभ्यास करने की बात आती है तो बच्चे क्या होंगे, स्पष्ट रूप से बोलना शुरू करेंगे, स्पष्ट उसके मुंह में स्पष्टता हमें दिखाई देगी और क्या होगा, सुवाचन प्रभावशाली सिद्ध होगा। तो यही माना जाता है, पहला घटक यही है आवाज की स्पष्टता, क्योंकि मैंने बताया था कि सुवाचन के घटक दो घटक होते हैं। सबसे पहला आता आवाज की स्पष्टता, तो इसके माध्यम से सुवाचन का जो योग है, सुवाचन को जन्म मिला है, क्योंकि सुवाचन के लिए स्पष्ट रूप से बोलना, स्पष्टता होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब तक हम स्पष्ट रूप से नहीं बोलेंगे तब तक हमें वो चीज सामने वाले को भी भाव ग्रहण नहीं होगा, अर्थ का निरर्थक बन जाएगा। तो वही चीज इसके अंदर देखने को हमें मिलती है। अब बात आती है दूसरे घटक की। सही उच्चारण। सही उच्चारण मतलब होता है कि जब बालक पढ़ता है तो वो उच्चारण अस्पष्ट रूप से करता है, मतलब अशुद्ध शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करता है। और जब अशुद्ध शब्द वहाँ पे आ जाता है, जब अशुद्ध शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पे सुवाचन प्रक्रिया नहीं मानी जाती, सुवाचन नहीं माना जाता, क्योंकि सुवाचन ये कहता है कि मुझे स्पष्ट रूप से बोलने के साथ साथ सही उच्चारण भी आना चाहिए। तो ये माना गया है कि सुवाचन का जो दूसरा घटक है वो क्या है, उच्चारण। ठीक है। अब उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जब अशुद्ध उच्चारण की बात आ जाती है तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सुवाचन के मार्ग में प्रमुख बाधा उत्पन्न हो जाती है कि जैसे ही बच्चा अशुद्ध बोलना शुरू कर देता है। अब इन दूर करने के लिए
अशुद्ध उच्चारण के शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो हम सामने वाले को जो हम समझाना चाहते हैं तो वो नहीं समझ पाता। कभी कभी ये देखा जाता है जो कविता गद्यांश होता है या कविता होती है, अगर हम गलती सुन रहे हैं, गलती प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो जो अर्थ निकल के आ रहा है वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा और कुछ और ही अर्थ निकल के उसके सामने आएगा। तो इसमें दो चीज़ों की बात की जाती है कि शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षकों द्वारा अनेक उपाय किए जा सकते हैं। सुवाचन, ऐसे लिखो, शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षकों द्वारा अनेक उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, शुद्ध उच्चारण के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जैसे अशुद्ध शब्द को छात्रों से अशुद्ध शब्द को छात्रों से बार बार उच्चारण करवाना, छात्रों के समक्ष शिक्षक द्वारा स्वयं उच्चारण करके दिखाना तथा अशुद्ध उच्चारित शब्द एवं शुद्ध उच्चारित शब्दों के मध्य विभेद करना सिखाना, बोलने में लय, गति का अभ्यास कराना आदि। देखो, सही उच्चारण, अब सही उच्चारण मतलब होता है जब बच्चे अशुद्ध उच्चारण का प्रयोग करते हैं तो सुवाचन प्रक्रिया क्या मानी जाती है, निरर्थक मानी जाती है, या सुवाचन में बाधा उत्पन्न होती है, दोषपूर्ण हमें दिखाई देता है। तो इसके शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षकों को क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो पहला उपाय ये करना चाहिए कि अशुद्ध शब्दों को छात्रों से बार बार उच्चारण कराना। जैसे मैंने बताया है कि प्राथमिक स्तर का जो बालक है वो अगर गलत बोलता है तो उसे हैंड टू हैंड हमें टोकना चाहिए और बार बार उस चीज़ को अच्छे से बार बार उस वर्ड को बुलवाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो, जैसे रात है, रात को लात 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 कर रहा है, तो उसे ये बोलो कि रात होता है रात, तो वो बार बार जब रात रात बोलेगा तो वो अपने आप ला की जगह रा बोलना शुरू कर देगा। सेकंड आता है छात्रों के समक्ष शिक्षक द्वारा स्वयं उच्चारण करके दिखाना। अब बात आती है कि अगर कोई सेंटेंस है या कोई वर्ड है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, बच्चे तुतलाकर बोल रहे हैं, जैसे वो हम कोई इंग्लिश से पोयम सिखा रहे हैं, ठीक है, इस तरह हम पोयम सिखा रहे हैं कि वॉशिंग डे, ठीक है ना, वॉशिंग डे बोल रहे हैं। अब बार बार बच्चा इस चीज़ को तो क्लियर बोल रहा है वॉशिंग डे, फिर अपन बोलते हैं द मदर रब्स द क्लोथ्स, लेकिन वो बार बार क्या बोल रहा है द मदर डब्स द क्लोथ्स, इस तरह बोल रहा है। तो उसे ये उच्चारण अपन बार बार जब उसको
रोज बार बार उसे बोलेंगे कि द मदर डब्स द क्लोथ, द मदर डब्स द क्लोथ, द मदर डब्स द क्लोथ, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन बाद क्या बोलेगा, अपने आप रब की जगह क्या बोलना शुरू करेगा, डब बोलना शुरू कर देगा। तीसरी बात आती है कि अशुद्ध उच्चारित शब्द एवं शुद्ध उच्चारित शब्दों के विभेद करना। वही चीज कि बच्चा अगर डब और रब बोल रहा है डब की जगह, तो उसे बताना चाहिए कि बेटा रब होता है कि प्रेस करना और डब होता है डुबोना। उस चीज में अपन क्या करने, टब के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वो पानी को अपन इस तरह वो कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो वो जब अपन उसमें अंतर बताएंगे, उसमें डिफरेंसेस बताएंगे, ठीक है, जैसे आदि और आदि में अंतर बताएंगे, तो वो प्रोनाउंसिएशन अपने आप ही सही करेगा। और तीसरी बात आती है कि बोलने में लय गति का अभ्यास कराना, कि हमें किस तरह बोलना है, क्योंकि हमारा जो सारा का सारा प्रेजेंट व्यू होता है वो होता है प्रेजेंटेट प्रस्तुतिकरण पे, कि बच्चा किस तरह किस लय के साथ और किस गति के साथ बोल रहा है। हो सकता है जैसे आदि आदि, तो ई की मात्रा बड़ी की मात्रा में डिफरेंसेस आ जाता है, तो बच्चे को उसकी गति और लय के बारे में ज्ञान करवाना चाहिए। तो इन सब के माध्यम से हम बच्चों में शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, और जब शुद्ध उच्चारण की प्रक्रिया होगी, बच्चे में स्वर का भी कोई दोष नहीं आएगा और उच्चारण भी अच्छा माना जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सुवाचन क्या माना जाएगा, प्रभावशाली माना जाएगा। ये आपके सुवाचन के घटक थे। अब आपका गृह कार्य है कल मैं आपको पढ़ाऊंगी सुवाचन के लिए दिशा निर्देश। सुवाचन के घटक को समझाइए, सुवाचन के घटक को समझाइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।